फ्रेंड्स, तो आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो है एनसीएफ 2005। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एग्ज़ाम में हर बार इससे एक या दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। आपके सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आइए इसको समझते हैं कि एनसीएफ 2005 क्या है। तो आप ध्यान से समझिएगा इसको, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उनको भी लेके आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीएफ 2005, तो इसका सबसे पहला पॉइंट है एनसीएफ 2005 बालकों को क्या और कैसे पढ़ाया जाए इन्हीं विषयों पर ध्यान केंद्रित कराने हेतु एक दस्तावेज है। यानी कि जो एनसीएफ 2005 है, बालक को किस प्रकार का अच्छा शिक्षण देना चाहिए, कैसे देना चाहिए और क्या देना चाहिए, इसी के लिए एक दस्तावेज तैयार किया गया है और उसी का नाम रखा गया है एनसीएफ 2005। तो ये आपका पहला पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि एनसीएफ 2005 का फुल फॉर्म क्या है। ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये बार बार एग्ज़ाम्स में पूछा गया है कि एनसीएफ 2005 का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, और वो ये आपको मालूम भी होना चाहिए। तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी कि हिंदी में राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005। तो इसका फुल फॉर्म आप ज़रूर याद रखिएगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र, यानी कि प्रमुख जो इम्पोर्टेंट टैगलाइन थी एनसीएफ 2005 की वो क्या थी। तो इसकी जो टैगलाइन थी वो थी लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि बिना बोझ के अधिगम या बिना बोझ के शिक्षा या बिना बोझ के पढ़ना। तो इसका टैगलाइन क्या था, लर्निंग विदाउट बर्डन। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, ये भी आप जरूर याद रखिएगा, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई सभी भाषाओं में किया गया है। यानी कि जो संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें जितनी भी भाषाएं दी गई, तो उसमें आपकी 22 भाषाएं दी गई हैं। ये भी आपको याद रखना है कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं दी गई हैं, 22 भाषाएं दी गई हैं। तो एनसीएफ 2005 का अनुवाद 22 भाषाओं में किया गया है। जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं, उन सभी भाषाओं में एनसीएफ 2005 का अनुवाद किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 का उद्धरण रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से हुआ है। ये भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। एनसीएफ 2005 का उद्धरण किससे हुआ है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जो निबंध है सभ्यता और प्रगति, इससे इसका उद्धरण हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि एनसीएफ 2005 को प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि जो एनसीएफ 2005 को तैयार करने के लिए एक सबसे पहले राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया गया था। और उस समिति का गठन क्यों किया गया था, जो एनसीएफ 2000 थी, यानी कि 2000 एनसीएफ 2000 जो थी आपकी, उसकी समीक्षा के लिए एक राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया गया। और जो ये समिति है वो किसके द्वारा गठित की गई, तो वो गठित की गई थी एनसीईआरटी, यानी कि जो आपका राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद है एनसीईआरटी, इसके द्वारा एक राष्ट्रीय संचालन समिति की गठन किया गया था। किसके लिए किया गया था, तो एनसीएफ 2000 की समीक्षा के लिए किया गया था। और उस समिति के जो आपके अध्यक्ष थे वो थे आपके प्रोफेसर यशपाल, और इन्हीं की अध्यक्षता में आपका एनसीएफ 2005 को तैयार किया गया था। तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ये आपको बिल्कुल से याद रखना है कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो प्रोफेसर यशपाल ने। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे एनसीएफ 2005 के 5 मार्गदर्शक सिद्धांत जो बताए गए हैं कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा जो 2005 है उसके 5 मुख्य सिद्धांत क्या होने चाहिए। तो इसको समझ लेते हैं। तो जो पहला सिद्धांत है वो उसमें बोला गया है कि ज्ञान को स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ना चाहिए। यानी कि बच्चे को जो कच्चा शिक्षण है या बच्चे को जो अधिगम दिया जा रहा है वो उसके बाहरी जीवन यानी कि व्यवहारिक जीवन से जोड़ करके उसको वो अधिगम, वो कच्चा शिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। और इसका सेकंड पॉइंट है कि पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो, यानी कि बच्चों को रटने पे बल नहीं देना चाहिए। बच्चों को ये नहीं बोलना चाहिए कि तुम इसको याद करो या इसको रट के ही आओ। बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा ये ट्राई करना चाहिए कि आप समझाएं, यानी कि बच्चे को वो चीज़ समझ में आए और वो चीज़ बच्चा अपने
लाइफ से, अपने बाहरी जीवन से उसको कनेक्ट कर पाए, यानी कि बच्चे की पढ़ाई को बिल्कुल रटन प्रणाली से मुक्त रखना है। इसका जो थर्ड सिद्धांत है उसको देखते हैं। थर्ड नंबर पे बोला गया है कि पाठचर्या पाठ पुस्तक केंद्रित ना रह जाए, जो यानी कि जो कक्षा शिक्षण का जो पूरा होल करिकुलम है, यानी कि अगर कोई बच्चे की फ़र्स्ट क्लास है तो जो फर्स्ट क्लास का होल करिकुलम है, सारे जो सब्जेक्ट का सिलेबस है वो पाठ पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए, बच्चों पे केंद्रित होना चाहिए, यानी कि छात्र केंद्रित होना चाहिए। छात्र केंद्रित किस प्रकार से होना चाहिए, यानी कि बच्चों के मानसिक स्तर के अनुरूप होना चाहिए, उनकी योग्यता के अनुरूप होना चाहिए और उनकी अभिरुचि के अनुरूप होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सिलेबस में ये टॉपिक डाल दिए, बच्चे को उसको पढ़ना ही है, चाहे वो उसके स्तर के अनुरूप हो या ना हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट 4 पॉइंट बोला गया है कि कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए एवं इसे लचीला बना जाए। तो गतिविधियाँ क्या होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं। तो अगर कोई टीचर किसी बच्चे को कक्षा शिक्षण दे रहा है तो एक्टिविटीज़ के थ्रू दे, खेलों के थ्रू दे, कहानियों के थ्रू दे, इसके थ्रू टीचिंग को किया जाना चाहिए। अगर बच्चा, आप बचपन में हम लोग भी जब पढ़ते थे तब हम पढ़ते थे कि अगर कोई हमें सिखाता था कि 2+2 4 है, तो वो कैसे सिखाते थे, पहले बच्चे को 2 गोलियां देते थे, फिर इसके बाद 2 और गोलियां देते थे और फिर बोलते थे कि इसको गिन के बताओ कि तुम्हारे पास कितनी गोलियां हैं, फिर बच्चा गिनता था कि हमारे पास 4 गोलियां हैं। तो इस प्रकार एक्टिविटीज़ करके बच्चे को कक्षा शिक्षण दिया जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हो तो बच्चे को गतिविधियाँ करवाइए, एक्टिविटीज़ करवाइए, ताकि बच्चा उन चीज़ों को समझ सके। और इससे क्या होता है, कक्षा शिक्षण लचीला भी बनता है, बोझ नहीं बनता बच्चे पे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हो या राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। यानी कि जो बच्चों का करिकुलम है उसमें इस प्रकार के टॉपिक्स कुछ डालने चाहिए ताकि बच्चे में अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम भावना जागृत हो और वो राष्ट्र के प्रति थोड़ा सम्मान उसमें जागृत हो। तो ये सारी चीज़ें भी करिकुलम में शामिल की जानी चाहिए। तो ये आपके प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांत थे जो एनसीएफ 2005 के प्रमुख सिद्धांत है। इसको आपको ज़रूर याद रखना है और हर चीज़ को समझ के चलना है, इससे ही आपके क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा एनसीएफ 2005 की प्रमुख सुझाव। क्या प्रमुख सुझाव दिए गए हैं या एनसीएफ 2005 की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो इनको आइए चलिए देखते हैं क्या क्या विशेषताएं हैं इसकी। तो आपकी जो सबसे पहली विशेषता है उसमें बोला गया है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम मातृभाषा में होना चाहिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कई बार इससे क्वेश्चन बने हैं कि जो एनसीएफ 2005 में बोला गया है कि बच्चे को कक्षा शिक्षण उनकी मातृभाषा में ही देना चाहिए, यानी कि मदर टंग में ही उनको कक्षा शिक्षण देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप थ्रू आउट इंग्लिश में बच्चे को कक्षा शिक्षण दे रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं। जो बच्चे भाषा समझते हैं उसी भाषा में ही उनको कक्षा शिक्षण यानी कि अधिगम प्रदान करना चाहिए। आपका नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण सूत्र, जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर आदि का अधिकतम प्रयोग हो। अब जो ये शिक्षण सूत्र है ज्ञात से अज्ञात की ओर, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि बच्चे का जो प्रीवियस नॉलेज है, यानी कि ज्ञात मतलब जो पहले से बच्चा जानता है, प्रीवियस नॉलेज को कनेक्ट करके ही बच्चे को न्यू नॉलेज देनी चाहिए। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये आपका शिक्षण सूत्र हो गया। सेकंड में बोला गया मूर्त से अमूर्त की ओर। तो मूर्त चीज़ें क्या होती हैं, जिनको हम देख सकते हैं, जो बच्चों के समक्ष है, पहले उसके बारे में ज्ञान देना चाहिए, पहले उसके बारे में उसको सिखाना चाहिए, बाकी और फिर उसको अमूर्त की तरफ ले जाना चाहिए जिसको बच्चा देख नहीं सकता। यानी कि जैसे हम किसी बच्चे को किसी पेड़ के बारे में पढ़ा रहे हैं और अगर हमें उसे पढ़ाना है कि पेड़ के बारे में सारी जानकारी देनी है कि कैसे वो खाना बनाते हैं, कैसे वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले बच्चों को पेड़ दिखाना चाहिए, बच्चों को पेड़ के बाहरी अंग दिखाने चाहिए, जैसे कि फूल, पत्तियाँ, टहनी, शाखाएँ, तना, क्योंकि बच्चा इनको पहले देख सकता है। तो पहले उसके बारे में, बाहरी अंगों के बारे में नॉलेज देनी चाहिए, फिर पेड़ के आंतरिक अंगों के बारे में नॉलेज देनी चाहिए, फिर बच्चों को ये बताना चाहिए कि पेड़ों के क्या क्या कार्य होते हैं, वो कैसे अपना भोजन बनाते हैं और कैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो यही होता है आपका मूर्त से अमूर्त की ओर। इसी प्रकार से बच्चों को शिक्षण देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें जो होती हैं शिक्षण प्रणाली की असफलता का प्रतीक है।
यानी कि आपका जो सिलेबस है वो ज़्यादा भारी भरकम नहीं होना चाहिए, बच्चों के स्तर के अनुरूप सिलेबस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने मोटी मोटी किताबें छाप के दे दी बच्चों को कि लो ये आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों के जो सिलेबस में होना चाहिए, अगर बच्चा प्राथमिक स्तर में है तो उनके सिलेबस में ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ें, कहानियाँ, खेल खिलौने और जो आपके पिक्चर्स होती हैं, ये सारी चीज़ें उनके सिलेबस में, उनकी किताबों में होनी चाहिए, ताकि बच्चा जो है वो पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड हो। वो मतलब होते हैं ना, कई बच्चे कार्टून्स देख के बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, अपनी किताबों से लगाव रखते हैं, तो ऐसी किताबें और ऐसा पाठ्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चों को स्कूल से बाहर जीवन से तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करना। यानी कि जब बच्चा अगर स्कूल में आता है तो उसको बाहरी जो तनाव है उससे मुक्त वातावरण प्रदान करना है। आपको कक्षा के अंदर बच्चों को तनाव का माहौल बना के नहीं रखना है, बच्चों को सहजता का माहौल बना के रखना है। यानी कि बच्चे स्कूल में आके डरे नहीं, सहज हों, तनाव फ़ील नहीं होना चाहिए उनको, कक्षा में आके उनको सहजता फ़ील होनी चाहिए। तो बच्चों को बिल्कुल भी डरा के नहीं रखना चाहिए और उनको तनाव से बिल्कुल मुक्त रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दें। यानी कि अगर बच्चा किसी लाइब्रेरी में जाता है तो उसको स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दें। ऐसा नहीं कि आपने उस पर थोप दिया कि नहीं बेटा तुमको ये किताब पढ़नी है और इसको आज ख़त्म करके दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चा जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड होगा वो वही किताब चुनेगा और उसको वो अवसर देना चाहिए, ताकि अगर कोई भी चीज़ है, हम जिस चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं वो काम ज़्यादा मन से कर सकते हैं, इसलिए बच्चे को उसकी रुचि के अनुरूप ही किताबें चुनने का अवसर प्रदान करें। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षकों को अकादमिक संसाधन व नवाचार आदि समय पर पहुंचाए जाए। यानी कि जो टीचर्स हैं उनको जो मतलब अकेडमिक जो मतलब संसाधन है तो और जो टीएलएम है वो उनको टाइम पे पहुंचाया जाए, ताकि शिक्षक जो है वो अपनी कक्षा शिक्षण में अधिक से अधिक एक्टिविटीज़ और टीएलएम्स का प्रयोग कर सकें, अकादमिक संसाधनों का प्रयोग कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया है कि शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में मातृभाषा का प्रयोग। यानी कि जब बच्चे को टीचिंग दी जाए तो उसकी मातृभाषा मदर टंग में ही दी जानी चाहिए। ये पहले भी हम पहले पॉइंट में भी आपको बता चुके हैं कि मदर टंग सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये आपको कहीं भी क्वेश्चन में मिल जाए, आपको मातृभाषा ही टिक करके आनी है। ये आपका याद रखना है कि उसकी मातृभाषा में ही सारी शिक्षा देनी है। नेक्स्ट पॉइंट है, सज़ा व पुरस्कार की भावना को सीमित रखा जाए। तो सज़ा तो बिल्कुल भी नहीं देनी है बच्चों को, बिल्कुल भी उनको डरा के नहीं रखना है, बिल्कुल भी सज़ा नहीं देनी है, क्योंकि अगर बच्चे को डरा के रखा जाएगा तो वो पढ़ने के लिए अट्रैक्टिव नहीं फील करेगा, वो उस चीज़ से डरेगा। और आपको पहले ही बताया है कि बच्चों को तनाव से मुक्त रखना है, तो उनको सज़ा तो बिल्कुल भी नहीं देनी है। अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं क्वेश्चन के, और आपको जहाँ जिस भी ऑप्शन में अगर सज़ा वर्ड मिल जाए तो वो ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा, उसको तो आपको छूना भी नहीं है। अब नेक्स्ट बोला गया पुरस्कार की भावना को सीमित रखा जाए। तो ये इसका क्या मतलब होता है, जैसे आप किसी क्लास में पढ़ा रहे हैं, उसमें काफ़ी सारे बच्चे हैं और अगर कोई एक होशियार बच्चा है, वो आपके हर सवालों का जवाब दे रहा है और आप उसको हर बार कोई पुरस्कार या कोई गिफ्ट दे रहे हैं, या आप उसकी हर बार तारीफ़ कर रहे हैं, या आप उसकी हर बार प्रशंसा कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि जो क्लास के बाकी बच्चे होते हैं वो डीमोटिवेट फील करते हैं, कि मतलब पढ़ाई के लिए डीमोटिवेटेड होते हैं। तो इसीलिए जो पुरस्कार की भावना है उसको भी सीमित रखा जाना चाहिए। आप प्रशंसा कीजिए बच्चों की, लेकिन टाइम टाइम पे, ऐसा नहीं उसमें थोड़ा गैपिंग बनाए रखिए। ऐसी नहीं कि किसी को लगातार आप उसकी ही प्रशंसा किए जा रहे हैं तो बाकी बच्चे क्या होंगे, डीमोटिवेटेड फील करेंगे। तो ये आपको सीमित रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सह शैक्षणिक गतिविधियाँ, यानी कि करिकुलम एक्टिविटीज़ जो हैं उसमें बच्चों को उनके अभिभावकों से भी जोड़ा जाए। मतलब को करिकुलम एक्टिविटीज़ में बच्चों के साथ उनके अभिभावक जो हैं, पेरेंट्स जो हैं, गार्जियंस जो हैं, उनको भी जोड़ा जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मानसिक स्तर एवं योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण हो। ये पहले भी बता चुके हैं, पहले भी बोला गया है इसके पहले पॉइंट में भी, कि जो बच्चों के मानसिक स्तर है और जो बच्चों की योग्यता है, जिस बच्चे का स्तर है, यानी अगर ग्रेड 1 का बच्चा है तो उसी के अनुरूप ही सिलेबस का निर्धारण हो। ऐसा नहीं कि ग्रेड 1 का बच्चा है और आपने उसको सिलेबस दे दिया ग्रेड 3 के अकॉर्डिंग, तो वो बच्चा उतना बोझ नहीं सह पाएगा, वो उतना कवर कर ही नहीं सकता। तो उनके मानसिक स्तर और योग्यता के अनुसार ही पाठ्यक्रम को बनाना चाहिए।
नेक्स्ट पॉइंट है बालकों के चहुमुखी विकास पर आधारित पाठ्यचर्या जो है यानी कि करिकुलम जो है वो बच्चों के समग्र विकास पर आधारित हो। किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके आप मतलब करिकुलम नहीं करना चाहिए, डिसाइड नहीं करना चाहिए। करिकुलम ऐसा बनाना चाहिए ताकि बच्चे का समग्र विकास हो सके, होल डेवलपमेंट हो सके, ऐसा पाठ्यचर्या बनाना चाहिए। नेक्स्ट और जो लास्ट पॉइंट है आपका कि सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण तैयार करना। समावेशी वातावरण ऐसा कि आपको कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ लेके चलना है। ऐसा नहीं है कि आप होशियार बच्चों को अलग से स्पेशल एजुकेशन दे रहे हैं, तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। कक्षा में जितने भी कमज़ोर या होशियार सारे जो छात्र हैं उनको समावेशी शिक्षा देनी है, साथ लेके ही उनको पढ़ाना है। अगर आपको कोई स्पेशल एजुकेशन भी देना है तो कमज़ोर बच्चों को भी साथ लेके ही देना है। सारे बच्चों को एक समान तरीके से ही आपको शिक्षण देना है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने एनसीएफ 2005 की जितनी भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो कवर कर ली हैं। और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है क्योंकि इससे काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और लगातार पूछे जा रहे हैं। आप इसको एक बार ज़रूर देखिएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो MCQs हैं उनको भी कवर करेंगे। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप बेशक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आपको ये टॉपिक भी क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।